नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड के सेकेंड ईयर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम नाम का एक पेपर है, जो 8वां पेपर है और ये साइकोलॉजी से रिलेटेड पेपर है। तो कुछ विद्यार्थियों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती। तो आज हम बात कर रहे हैं, इसके यूनिट फर्स्ट में है कि वास्तव में मनोविज्ञान होता क्या है और मनोविज्ञान का आपके शिक्षा से क्यों संबंध जोड़ा गया। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मनोविज्ञान क्या है। तो यदि हम देखें तो मनोविज्ञान वह विज्ञान होता है जो जीवित प्राणियों द्वारा अपने वातावरण के प्रति की गई अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। मस्तिष्क का विज्ञान और आत्मा का विज्ञान और ये जो हमारे आसपास प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन सब का जो विज्ञान अध्ययन करता है वही आपका मनोविज्ञान कहलाता है। इसके संदर्भ में बहुत सारी कुछ परिभाषाएं भी दी हैं। जैसे आपके वुडवर्थ ने लिखा है कि वातावरण के प्रति की जाने वाली व्यक्ति की क्रियाओं के विज्ञान को ही हम मनोविज्ञान कहते हैं। वारेन ने कहा है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब जो भी प्राणी है और उसके आसपास का जो वातावरण है, उसके संबंध में जो भी अध्ययन किए जाते हैं वो हमारे मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब यदि हम देखते हैं कि शिक्षा को मनोविज्ञान से क्यों जोड़ा गया और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों हुई, क्योंकि जो अध्यापक होता है उसकी शिक्षा में विद्यार्थियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जब अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होता है तो वो अपने विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे से उनकी मानसिक स्थिति को समझ सकता है और उनके मनोविज्ञान को समझकर और उनकी जो भी अध्ययन में समस्याएं आती हैं उनको आसानी से दूर कर पाता है। तो आइए हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो वास्तव में दो शब्दों से बना है। एक है आपका एजुकेशन और दूसरा है आपका साइकोलॉजी। तो पृथक पृथक अर्थों में यदि हम देखते हैं तो शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार के परिवर्तन या परिमार्जन का रूप होती है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई विद्यार्थी जब कुछ सीखता है तो उसके व्यवहार में अपने आप परिवर्तन होता है और सीखने की पहली जो सीढ़ी है वो यही है कि व्यवहार का परिवर्तन हो जाता है। तो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का ज्ञान है और शिक्षा जो है वो व्यवहार का परिवर्तन है। तो वर्तमान शिक्षण प्रणाली में बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है और इसीलिए मनोविज्ञान जो विषय है शिक्षा मनोविज्ञान में इसको जोड़ा गया। अब हम देखते हैं कि इसकी 3 विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली विधि आपकी होती है अंतर्दर्शन विधि, दूसरी विधि होती है आपकी बहिर्दर्शन विधि और तीसरी विधि होती है आपकी निरीक्षण विधि। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे सभी विधियों के बारे में। अभी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अंतर्दर्शन विधि वो होती है जो व्यक्ति सामने से बैठ करके और उसकी आंतरिक क्रियाओं का आकलन कर लेता है। बहिर्दर्शन विधि क्या होती है, जिसमें हम विद्यार्थी के बाहरी आवरण और उसके रहन सहन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और निरीक्षण विधि वो विधि होती है जिसमें हम विद्यार्थी के कार्यकलापों का निरीक्षण करते हैं और उसके बाद हम किसी भी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो ये आपकी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित विधियां होती हैं। अब यदि हम विस्तार से जानें कि मनोविज्ञान जो है उसकी भारतीय संकल्पना क्या है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में लघुत्तरीय प्रश्न भी आते हैं और दीर्घोत्तरीय भी आते हैं, तो हमें उसके आधार पर पूरे कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और उसकी भारतीय संकल्पना क्या है। तो प्राचीन काल में हम देखें तो मनोविज्ञान का स्वरूप जो है वो वर्तमान से भिन्न था। और यहाँ अगर हम देखते थे तो इसकी अवधारणा को एक उदाहरण से यदि हम समझें तो गीता में ये कहा गया था, जैसे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस वाक्य में संपूर्ण मनोविज्ञान निहित है। इसमें मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए श्री कृष्ण ने क्रियाशील रहने का आदेश दिया था।
इसमें मानव का संपूर्ण मानसिक और शारीरिक विकास निहित है, क्योंकि जब हम सक्रिय रहते हैं या क्रियाशील रहते हैं तो हम शारीरिक रूप से भी एक्टिव होते हैं और मानसिक रूप से भी एक्टिव होते हैं। जब मानव कर्म में लगा रहता है तो वो अपने व्यवहार को नियंत्रित, सार्थक और समायोजित और उपयोगी बनाने में सक्षम होता है, क्योंकि उसका मन और शरीर दोनों ही व्यस्त होते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम देखें तो भारतीय परंपराओं में, धार्मिक अवस्थाओं में तथा वैदिक शास्त्र में मनोविज्ञान की जो संकल्पना थी वो इसी तरह से की गई कि हमें हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना है। अब हम यदि विशेषताएं देखते हैं कि मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आत्म तत्व को पहचानना, और ये हमारे बहुत वैदिक युग से ही चला आ रहा है कि इस युग के साहित्य का अध्ययन यदि हम करते हैं तब हम पाते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार की विधियों के माध्यम से व्यक्ति जो था वो अपने मानसिक व्यवहार को संतुलित करता था। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, शांति के द्वारा, संगीत के द्वारा, इस तरह की जो विधियाँ थी वो करता था। अब आगे अगर हम देखते हैं तो हमारा आध्यात्मिक मनोविज्ञान। आध्यात्मिक मनोविज्ञान क्या होता है? इसमें अध्यापक का या व्यक्ति का जो विकास होता है वो संपूर्ण ज्ञान पर आधारित होता है। इसमें मानव को उन विधियों का ज्ञान प्रदान किया जाता है जिनके आधार पर वो बहुलौकिक और पारलौकिक व्यवहार के साथ अपने कार्य और व्यवहार को निश्चित करता है। जैसे यदि हम देखते हैं तो एक व्यक्ति समाधि योग के माध्यम से अपने आत्म तत्व को पहचानता है और मन को शांति प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में लोग समाधि में लीन हो जाते थे, कई लोग योग में बैठते थे। भगवान शंकर के बारे में यदि हम बात करते हैं या महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते हैं, जैन धर्म गुरु भी बहुत सारे होते थे। तो ये लोग क्या करते थे? अपने आत्म तत्व की पहचान के लिए आध्यात्मिक मनोविज्ञान का प्रयोग करके योग के माध्यम से अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखते थे। परिणाम स्वरूप उनका जो व्यवहार होता था वो शांत और स्थिर बन जाता था। अब तीसरा जो आपका वो है उसमें यह है कि योग को महत्व दिया जाता था। तो भारतीय परंपरा के माध्यम से यदि हम देखें तो हमारे वेदों में भी योग को बहुत बड़ा एक उपयोगी बताया गया है, जिससे मानव के व्यवहार के संवेगों को कंट्रोल किया जाता है और योग के माध्यम से हम अपने मानसिक व्यवहारों को, शारीरिक व्यवहार को, सबको संतुलित कर सकते हैं। आगे ध्यान को महत्व दिया जाता था, क्योंकि ध्यान के माध्यम से मानव मन को एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती थी जिससे वो अपने व्यवहार और कार्यों को सफल रूप से संपन्न करता है। इसके लिए भारतीय दर्शन में अनेक प्रकार की विधियां भी बताई गई। जैसे यदि हम देखें तो ध्यान, योग, समाधि योग, ये जो और विभिन्न प्रकार के आसन और व्यायाम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे मन मस्तिष्क को शांत करती थी। इसके बाद है आपका रहस्यवाद का मनोविज्ञान। तो भारतीय मनोविज्ञान की संकल्पना यदि हम देखें तो वो रहस्यवाद से है, क्योंकि इसमें परलौकिक शक्ति को पहचानने के लिए लोग योग और सिद्धि के सहारे जप करते थे और जाकर के बहुत बहुत दिनों तक लोग योग साधना में लीन रहते थे और इन सिद्धियों के माध्यम से ही जीवन के रहस्य को जानते थे। इसके बाद आता है आपका प्राकृतिक व्यवस्था का समावेश। तो इसमें जब व्यक्ति किसी प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में मानव का मन और व्यवहार जो होता है दोनों ही असंतुलित हो जाते हैं। जैसे यदि हम देखें तो वर्तमान में विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, मानसिक रोग हैं, व्यवहार में असंगतता देखी जा रही है, शारीरिक विकृतियों के मूल में मानव द्वारा विभिन्न नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और उसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। फिर हम देखते हैं गीता में मनोविज्ञान। तो भारतीय साहित्य में मनोविज्ञान को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया था। इसमें व्यक्तित्व को सुधारने के लिए और संयोजित बनाने के लिए भगवान कृष्ण ने बताया था कि मानव का व्यक्तित्व उसके सात्विक, राजसी और तामसी खान पान पर निर्भर करता है। सात्विक, राजस और तामस के आधार पे ही व्यक्ति का
निर्माण होता है। और शांत व्यवहार को संपन्न यदि हम करना चाहें तो सात्विक भोजन करना चाहिए। और राजसी गुणों के समावेश के लिए बहुत सारी मर्यादित व्यवहार को करते हुए मनोविज्ञान ने गीता में उपदेश दिया है। इसके बाद हम देखते हैं तो वेदों में मनोविज्ञान। तो भारतीय दर्शन में जब हम वेदों को सुनते हैं तो वेदों में ये मान करके चला जाता था कि सर्वप्रथम हमें अपनी आत्मशुद्धि का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम आत्मशुद्धि का प्रयास नहीं करते तब तक हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। तो मन के स्थिर ना होने की अवस्था में हमारा व्यवहार जो है वो अमर्यादित हो जाता है। तो इसीलिए आत्मसिद्धि के लिए इन्होंने कुछ क्रियाएं बताई हैं जिसमें आपके हवन होता है, जप होता था, तप होता था। तो ये सारी चीज़ें हमारी वेदों के मनोविज्ञान में थी। अब हम आते हैं शारीरिक और मानसिक विकास की अवधारणा पर। तो इसमें ये बताया गया था कि मानसिक विकास की प्रक्रिया को हम योग और साधना के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। वहीं शारीरिक विकास की प्रक्रिया को हम निर्धारित करने के लिए या संतुलित करने के लिए व्यायामों तथा प्राकृतिक वातावरण में विकसित करने का और संतुलित भोजन का यहाँ आधार बताया गया। और इसी के आधार पर प्रत्येक छात्र का हम उचित रूप से विकास कर सकते हैं। इस कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का भी वर्णन किया गया था और इन्हीं को मनोविज्ञान में समावेशित किया गया। तो आज का मनोविज्ञान अगर हम देखें तो वो प्राचीन मनोविज्ञान की ही देन है। तो वर्तमान और भारतीय संकल्पना में केवल एक अंतर पाया जाता था कि मनोविज्ञान की भारतीय संकल्पना में रहस्यवाद समाहित होता था, लेकिन अभी वर्तमान में कोई भी रहस्यवाद का स्थान नहीं है। तो ये हमारा शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान की अवधारणा थी कि मनोविज्ञान की भारतीय संकल्पना किस प्रकार की है और शिक्षा से मनोविज्ञान को क्यों जोड़ा गया है। तो आशा है कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इसके आधार पर जो भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आशा है कि आप उन सबको करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।